हेलो एवरीवन, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हम सब डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के एग्ज़ाम के दृष्टि से पवन सीरीज में दिए गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को एक क्रम से कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। इससे संबंधित हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 50 तक अच्छे से डिस्कशन करते हुए देख चुके हैं। आइए आज हम सब क्वेश्चन नंबर 51 से इसको अच्छे से देखते हैं। इसमें 150 क्वेश्चन सीरीज में दिए गए हैं। हम उनको क्रम से दो तीन वीडियो के माध्यम से अच्छे से करा देंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर आज 51 से देखते हैं। यह पवन सीरीज का क्वेश्चन है, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के हेतु है और इस हमारा टॉपिक है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। तो आज हम सब क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कहाँ से? 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 कहा गया है कि सुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण नहीं है। कह रहे हैं कि सुसमायोजित एक जो अच्छे से अपने आप को मेंटेनेंस कर रहा व्यक्ति, एक अपने आप को सुसमायोजित मतलब अच्छे आप अपने आप को मेंटेनेंस किया है, वह कम पैसे में भी अपने खर्च को अच्छे से चला रहा है, अपने परिवार की जिम्मेदारी देख रहा है, एक समाज में अच्छे से एडजस्टमेंट है, उस व्यक्ति का लक्षण क्या होगा? या मान लीजिए आप जो स्कूल चला रहे हैं, स्कूल को एक सिस्टमेटिक ढंग से चला रहे हैं, तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा? तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व के बारे में अगर पूछा जाए, उस व्यक्ति का लक्षण पूछा जाए तो क्या होगा? इसमें पूछा गया क्या नहीं होगा, इसमें नहीं वाला बताना है। तो अगर हम सब जानेंगे क्या होगा तो उससे नहीं वाला अपने आप पता ही चल जाता है। तो जैसे देखिए, सुसमायोजित व्यक्ति जो होगा वह परिस्थिति से लाभ तो उठाएगा ही उठाएगा। अगर कोई उसकी परिस्थिति अच्छी मिलती है तो उससे वह जो भी लाभ होगा वह उठा लेगा। दूसरा वह सुखी जीवन जीने वाला होगा। सुसमायोजित व्यक्ति का होगा सुखी जीवन जीने वाला होगा, क्योंकि वह कम पैसे में भी अपने परिवार को अपने आप को अच्छे से मेंटेनेंस कर सकता है, क्योंकि वह सुसमायोजित है। ठीक है, और वह समाज से भी होगा, क्योंकि समाज में वह रह रहा है तो समाज को भी वह उससे कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा, समाज को उससे हानि नहीं होगी। लेकिन वह लोगों को बाधा कतई नहीं पहुँचाए, क्योंकि सुसमायोजित व्यक्ति जो है लोगों को बाधा नहीं पहुँचाते हैं, लोगों को उनसे फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया नहीं है, तो यही द ऑप्शन जो है हमारा सही जवाब होगा कि सुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण क्या है? नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कहा गया है कि कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं। क्या है? कल्पना की सामग्री क्या है? स्मृतियां हैं। या कथन किसका है? कि कल्पना की सामग्री स्थितियां हैं, बोरिंग व अन्य का है। किसका है? बोरिंग व अन्य का जो है कथन है कि कल्पना जो होती है हमारे, जो हम चिंतन करते हैं, जो हम सोचते हैं, उनकी सामग्री क्या है? स्मृतियां हैं। क्या है? मेमोरी हैं। ठीक है, यह कथन किसका है? बोरिंग व अन्य का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ हमारा राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि डीबी के अनुसार तर्क के सोपान क्या है? जॉन डीबी जो है जॉन डीबी है, जॉन डीबी के अनुसार तर्क के सोपान, तर्क मतलब रीजनिंग हमारे पर्पस मेमोरी से संबंधित होते हैं, हमारे संज्ञान से संबंधित होते हैं तर्क। तो कह रहे हैं डीबी के अनुसार तर्क के सोपान कितने हैं? तो जॉन डीबी ने तर्क के कितने सोपान बताए हैं? तर्क के 5 सोपान बताए हैं। कितने? 5 सोपान बताए हैं। जॉन डीबी ने जो है तर्क के 5 सोपान बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं आप उनको अच्छे से सुन लीजिए। समस्या की पहचान करना, पहला क्या है? समस्या की पहचान करना। मान लीजिए कोई आपके समझ कोई समस्या है तो उसको आप पहले क्या करेंगे? उसकी पहचान करेंगे, फिर उससे समस्या से संबंधित आप आंकड़ा संग्रह करेंगे, तभी तो समस्या हल होगी। समस्या की पहले पहचान करेंगे, फिर आंकड़ों का संग्रह करेंगे, फिर समस्या समाधान के उपाय खोजेंगे। तीसरा क्या है? समस्या समाधान के उपाय खोजेंगे। और चौथा क्या है? उपाय को अपनाना। क्या करेंगे? उपाय को अपनाएंगे और उसका फिर प्रयोग करेंगे। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई आपके क्लास में कोई ऐसा बालक है जो पढ़ने लिखने में थोड़ा कमज़ोर है, तो क्या करेंगे? पहले उसका पता लगाएंगे कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों वह लिख पढ़ नहीं पा रहा है। उसके परिवार से या उसके आस पड़ोस से मतलब उसके बारे में पता करेंगे। फिर क्या करेंगे? उससे संबंधित आंकड़ा इकट्ठा करेंगे ना कि क्यों वह पढ़ नहीं पा रहा है, क्यों उसने लिखने में समस्या क्या है, और जो समस्या है उस बालक में लिखने या पढ़ने की, उस समस्या के लिए आप उपाय खोजेंगे और उपाय को अपनाएंगे भी और उसका प्रयोग देखेंगे कि वह सफल हुआ कि नहीं। तो उन्होंने ही कहा कि जॉन डीबी के अनुसार तर्क के सोपान कितने हैं? 5 सोपान बताया है।
कौन कौन? समस्या की पहचान करना, आंकड़ों का संग्रह करना, समस्या समाधान के उपाय करना और उपाय को अपनाना, उसका प्रयोग करना। 5, ठीक है। तो इसमें हमारा द ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 क्वेश्चन कह रहे हैं कि चिंतन के साधनों में एक है चिंतन। आप चिंतन किससे करते हैं? आप कोई चीज देखते हैं तो उसको चिंतन करते हैं। जैसे आप अगर देखिए संकेत, मान लो कहीं पर सिंबल लगा हुआ है, आप रोड जा रहे हैं, रोड पर कोई सिंबल देखते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं क्या सिंबल क्यों है। रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुँचते देखते हैं सिंबल लगा होता है पहले से ही, या जेब्रा क्रॉसिंग के पास रोड पर देखते हैं लगा, तो उसके बारे में आप चिंतन करते हैं। या बच्चों के स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चे, उनको में जो है चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है, और जो है उनको चित्रों के बारे में बताया जाता है, त्रिभुज चित्रों के बारे में ही समझाया जाता है। तो उनको क्या होता है, संकेत उनमें सिंबल दिया होता है, सिंबल से बताया जाता है। तो क्या होगा उनसे, उससे जिससे बालक में क्या हो, चिंतन शक्ति का विकास हो। इसलिए तो उनमें जो है बालकों में जो है 3D का इस्तेमाल किया जाता है, और जो है उनके बुकों में जो है संकेत और चित्र चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिससे उनके बारे में सोचे, उनके अंदर जिज्ञासा पैदा हो। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही होगा? आ सही होगा। कि अगर पूछा जाए चिंतन के साधनों में एक है तो संकेत है। रटना नहीं, रटना तो जहाँ भी आपको रटना दिखे वहाँ पर उसको गलत कर दें। समानीकरण भी नहीं होता है, और गुणों का विश्लेषण भी, क्योंकि बालक में अभी जो 2, 3, 4, 5 में पढ़ रहे हैं उसमें इतने गुणों का विश्लेषण करने की शक्ति नहीं आती, या विश्लेषण करने की जो शक्ति आती है, या हमारा जो है स्नातक में जब पढ़ जाते हैं, हाई स्कूल इंटर में पहुँचते हैं, तब हमारे अंदर जो है विश्लेषण करने की शक्ति आती है। लेकिन चिंतन के साधनों में क्या है? संकेत है। आपको इसको ध्यान रखना है। तुम्हारा 54 में आ सही होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन कहा कि तर्क के मुख्यतः प्रकार होते हैं। तर्क के कितने प्रकार होते हैं? तर्क कितने मुख्यतः प्रकार होते हैं? देखिए तर्क दिया है, तर्क के मुख्यतः प्रकार होते हैं। ऑप्शन आ है 2 प्रकार होते हैं, कि ऑप्शन बा है 4 प्रकार होते हैं, कि ऑप्शन सा है 3 प्रकार, कि 5 प्रकार। तो तर्क के 2 प्रकार होते हैं, सामान्यतः देख जाता है। तो तर्क के 2 प्रकार होते हैं, एक आज्ञात्मक तर्क, आज्ञात्मक और निगनात्मक। आप पढ़े होंगे आज्ञात्मक और निगनात्मक तर्क। जैसे अगर गणितीय आगमन आप थोड़ा भी जाने, अगर आज्ञात्मक देखा जाए तो जो एग्जाम्पल टू रूल मतलब पहले हम एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल से ही नियम की व्याख्या करते हैं या नियम बनाते हैं, तो उसे कहते हैं आज्ञात्मक। क्या कहते हैं? आज्ञात्मक। और निगनात्मक वो होता है कि पहले हम जो है रूल बता देते हैं, पहले रूल बताएंगे, उसके बाद जो है हम जो है उसको जो है एग्जाम्पल देंगे। जैसे आप जब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप थोड़ा सा संज्ञा पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? संज्ञा पढ़ा रहे हैं। अगर आप संज्ञा पढ़ा रहे हैं तो इसमें दोनों नियम कैसे अप्लाई होंगे, पहले उनको समझिए। पहले आज्ञात्मक तर्क, अगर आप आज्ञात्मक तर्क के हिसाब से पढ़ा रहे हैं तो पहले उनको बताइए कि जो है ये हमारे पास पेन है, कोई बच्चों को खड़ा कर बताइए कि ये राम है, या डेस्टर लिए हैं तो डेस्टर को बताइए कि यह जो है डेस्टर है। और इनके को बताइए कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए किसी का नाम लिए हैं तो अव्यक्त है, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये क्या होगा? आज्ञात्मक चरण होगा, कि पहले आपने एग्जाम्पल बताया लड़के का और डेस्टर का या और किसी प्रकार का, तो उसके बाद आपने बताया कि क्या है, ये नियम बताया, तो क्या होगा? आज्ञात्मक तर्क होगा। और वही आप अगर नियम पहले बता दें, जैसे संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो आपने क्या किया? पहले रूल बता दिया, उसके बाद आप एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यह व्यक्ति है या वस्तु है, इसी को संज्ञा कहते हैं। तो आप आज्ञात्मक और निगनात्मक 2 तर्क होते हैं मुख्यतः। तो इनमें सबसे बढ़िया अगर आप देखो हम बताना चाहें तो यह आज्ञात्मक तर्क सबसे बढ़िया होता है, कि पहले आप रूल एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल के बाद आप रूल बताइए। अब अक्सर देखेंगे छोटे मतलब बच्चों के लिए यह सबसे उपयोगी होता है, कि आप जो एग्जाम्पल उनके माहौल में जो वातावरण से संबंधित एग्जाम्पल है उनको आप दीजिए, उसके बाद जो है उनको परिभाषा बताइए। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है चिंतन जो है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन क्या है? मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू। यह कथन किसका है? तो यह कथन रास महोदय का है। किसका? रास महोदय। रास महोदय ने कहा कि चिंतन क्या है? मानसिक क्रिया, हमारे मेंटल क्रिया जो हम सोचते हैं उनकी क्रिया का क्या था? ज्ञानात्मक पहलू है, ठीक है। यह किसने कहा था? रास महोदय ने, कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ऐसे परिभाषा को आप 1 बार 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चिंतन क्या है? मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कहा टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? प्रतिभाशाली जो बालक हैं, जो हर क्लास में 1-2 बालक ऐसे होते हैं जो
हर बालक से अलग होते हैं। कोई भी समस्या होती है उसको अच्छे से सोच लेते हैं, बहुत तुरंत उसको उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? तो प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि जो है वह 140 से प्लस होती है। ठीक है, 140 से प्लस होती है, यानी 140 से ज़्यादा होती है। अगर वहीं आपसे सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि पूछा जाए तो 90 से 110 के आसपास या 109 के आसपास होती है। ठीक है, अगर आपसे सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि पूछी जाए तो 90 से 110 या 109, ठीक है, जो भी ऑप्शन हो आप टिक करेंगे। ठीक है, और वहीं अगर बुद्धि लब्धि प्रतिभाशाली व्यक्ति की पूछी जाए तो 140 से प्लस मारिएगा। ठीक है, टर्मन के अनुसार। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 58 क्या आ गया है कि बुद्धि वह शक्ति है, बुद्धि क्या है? वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने, बुद्धि है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। क्या देती है? क्षमता देती है। बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या है? एक शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने के लिए, सही बात, हमें बुद्धि क्या, हम बुद्धि से ही तो अपने समस्याओं का समाधान करते हैं। अपने वातावरण में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनका समाधान हम कैसे करते हैं? अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से। तो ये क्या है? बुद्धि क्या है? वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने। अच्छा, आपको मान लीजिए कोई आपके अंदर, आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई करके जो नौकरी प्राप्त करना है, तो आपका क्या है? नौकरी क्या उद्देश्य है? और आपके अंदर समस्या क्या है? पढ़ाई को जारी रखना, उससे संबंधित जो बाधाएँ होंगी, उत्पन्न होंगी, उनको खत्म करना, ये क्या है? समस्याएँ हैं। तो उन समस्याओं का समाधान करेंगे तभी तो आपको उद्देश्यों की प्राप्त करेंगे, और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्या सहयोग करेगी? हमारी बुद्धि सहयोग करेगी। तो क्या है? बुद्धि क्या है? शक्ति का काम कर रही है ना। तो बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है बुड्रो ने दिया था। किसने दिया था? बुड्रो ने। किसने? बुड्रो ने। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है। 59 कहा गया है कि यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष, क्या है? शारीरिक आयु 10 वर्ष और उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। इसमें बुद्धि लब्धि का आप फार्मूला थोड़ा ध्यान रखिएगा। बुद्धि लब्धि आई क्यू बराबर होता है, आई क्यू बराबर होता है, आई क्यू थोड़ा इसमें अच्छे से नहीं लिखा रहा। आई क्यू बराबर होता है यम ए, यम ए का मतलब होता है मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे सी ए, सी ए मतलब क्रॉनिकल आयु। ठीक है, गुणे 100 कर देंगे तो इससे आपका जो है बुद्धि लब्धि निकल जाएगी। ठीक है, अगर इसको थोड़ा देखेंगे तो मानसिक आयु कितनी है? मानसिक आयु कितनी है? मानसिक आयु 12 है, तो अब रखेंगे 12। ठीक, और बटे करेंगे कितना से? बटे करेंगे जो है 10, क्योंकि क्रॉनिकल शारीरिक आयु, ठीक है, 10 है, 10 है। ठीक, कितना है? 10 है। अब गुणा करेंगे कितने से? 100 से। ठीक है, तो यहाँ से आप हल करेंगे तो 0 से नीचे एक 0 ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना लगेगा? 120 निकलेगा। तो 120 क्या है? ऑप्शन नंबर ब है। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर ब है। तो आई क्यू बराबर होता है मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु है, शारीरिक आयु जो आपकी वर्तमान आयु है, और गुणे 100 करेंगे उसमें तो क्या निकलेगा? आई क्यू निकलेगा। आई क्यू का फार्मूला होता है। ठीक है, आई क्यू का फार्मूला स्टर्न और टर्मन ने दिया था। ठीक है, इसमें कहा ऐसे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखना मिलेंगे, तो आप फार्मूले को याद करिए। इस याद करने का एक और तरीका भी है, तो आप सीखें माँ का गुणे 100, या में से माँ, सी एस का माँ का या माँ को याद कर लीजिए कि माँ जो हमारी है, माँ को क्या करेंगे? प्रणाम करेंगे, या माँ को जैसे भी आप हो सके याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई क्यू बराबर होता है यम ए बटे सी ए गुणे 100, मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। ठीक है, तो यहाँ से आपका 120 निकल जाएगा। देखिए नीचे से 0 से एक 0 कैंसिल हो गया ऊपर वाला। ठीक है, तो 10 से गुणा कराएंगे 12 में तो 120 हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहा गया है कि बुद्धि की त्रियामी सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि की, देखिए बुद्धि की त्रियामी सिद्धांत हैं, किसने दिया था? बुद्धि एक कारक सिद्धांत बिने ने दिया था, बिने ने दिया था। बुद्धि के दो कारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन ने क्या दिया था? बुद्धि के दो कारक सिद्धांत। ठीक है, यस और जी जो बताया था। और बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, अगर आपसे त्रिकारक सिद्धांत पूछे तो कि ये था गिलफोर्ड ने। किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड ने जो है बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत। अगर एक यामी सिद्धांत पूछे, एक कारक सिद्धांत, तो बिने मारेंगे। दो कारक पूछे तो स्पीयरमैन मानेंगे। तीन कारक पूछे तो गिलफोर्ड मारेंगे। और अगर समूह कारक पूछे तो थ्रस्टन मारिएगा। क्या? थ्रस्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया था बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। ठीक है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने। और डाइक ने जो दिए थे, थॉर्नडाइक ने दिए थे, ये बहुकारक सिद्धांत दिए थे। ठीक है, लेकिन आपको इतना कन्फ्यूजन हो रही है। अगर एक कारक पूछे तो बी ने, दो कारक पूछे, यूनिफैक्टर थ्योरी पूछे बुद्धि को, तो बी ने मारिए। दो कारक पूछे तो स्पीयरमैन दो कारक में,
और त्रियामी पूछे तो गिलफोर्ड मारिए। और थ्रस्टन ने जो दिया था, थ्रस्टन ने दिया समूह कारक। आप ऐसे भी याद कर लीजिएगा। अगर देखिए थ्रस्टन थ्रस्टन क्या दिए थे, समूह कारक दिए थे, और थॉर्नडाइक ने जो दिया था वो बहुकारक सिद्धांत दिया था। जिसमें पूछा गया बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया था, किसने दिया था, गिलफोर्ड ने दिया था। ऑप्शन नंबर वह हमारा राइट जवाब होगा। ठीक है। अगर एक कारक पूछता है, यूनिफैक्टर थ्योरी पूछे तो बी नहीं करिएगा। ठीक है। दो कारक स्पीयरमैन, तीन कारक गिलफोर्ड, समूह कारक थर्स्टन, बहुकारक थॉर्नडाइक। ठीक है। तो ऐसे आपको याद करेंगे, दो बार रिवीजन करेंगे तो तैयार हो जाएगा। ठीक है। या इनको अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है। हमारी बातों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहा गया बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। देखिए अभी हमने बताया बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, बिने ने दिया था। ठीक है। ऐसे आपको याद करते हुए चल। थॉर्नडाइक ने क्या दिया था, थॉर्नडाइक ने क्या दिया था, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक। ठीक है। अगर एक कारक सिद्धांत पूछे तो बिने मारिए। अच्छा, दो कारक पूछे तो स्पीयरमैन मारिए। तीन कारक पूछे तो गिलफोर्ड ने हमें क्या दिया था, तीन कारक सिद्धांत। अभी पीछे हमने देखा कि गिलफोर्ड क्या दिए थे, तीन कारक सिद्धांत। देखिए यहाँ पर देखें। और अगर बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बिने, तो हमारा इसमें पूछा गया था एक कारक सिद्धांत तो कौन होगा, बिने होंगे। ऑप्शन नंबर सही होगा। अच्छा, दो कारक स्पीयरमैन, तीन कारक गिलफोर्ड। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, तो विलियम बुंड ने की था। आप सबको पता होगा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, विलियम बुंड ने किया था। किसने किया था, विलियम बुंड ने। कब कहाँ किए थे, आपको हम बता दें कि विलियम बुंड को जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। विलियम बुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है विलियम बुंड। और सर्वप्रथम जर्मनी के लिप्जिग शहर में जो है विलियम बुंड ने जो है सर्वप्रथम जो है जर्मनी के लिप्जिग शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में जो है प्रथम जो है साइकोलॉजी प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। कहाँ पर, जर्मनी के लिप्जिग शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ खोली गई थी, तो जर्मनी के लिप्जिग शहर में। किस यूनिवर्सिटी में, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी में। किसने खोली थी, विलियम बुंड ने खोला था। ठीक है। इसलिए विलियम बुंड को जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है। तो हमारा पूछा गया था इसमें भाषण में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, तो विलियम बुंड ने किया था। ऑप्शन नंबर बस सही होगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 63 में जो है 63 में कहा गया स्फोट बिने स्कल का विकास किस देश में किया गया था। स्पोर्ट बिने स्कल का विकास किस देश में किया गया था, तो कहाँ किया गया था, अमेरिका में किया गया था। किस देश में, अमेरिका में किया गया था। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है, व्यक्तित्व का मापन करता है, तो व्यक्तित्व का मापन करता है टेट, TAT टैट, TAT। जैसे टैट हो गया, कैट हो गया, ये सब क्या होते हैं, व्यक्तित्व मापन के परीक्षण करते हैं, व्यक्तित्व मापन ज़्यादा। ठीक है। टैट से, TAT टैट। और अच्छा, भाटिया बैटरी परीक्षण हमने बुद्धि से समय देखा था। स्पोर्ट बिने परीक्षण ये सब बुद्धि से संबंधित है, लेकिन टैट क्या है, यह है व्यक्तित्व परीक्षण है। ठीक है। टैट टैट को ही प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहा जाता है। ठीक है। किसे कहा जाता है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। और इसको जो स्टेब्लिश करने का काम जो है मार्गन और मुरे ने किया था। किसने किया था, मार्गन। हम थोड़ा लिख दे रहे हैं, थोड़ा इसमें अच्छे से लिखाता नहीं, थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। मार्गन और मुरे, आप अच्छे से सुनेंगे बात तब भी आपको समझ में आएगा। मार्गन और मुरे ने किया था। ठीक है। मार्गन और मुरे ने किया था। ठीक है। मुरे ने किया था, कब किया था, मार्गन और मुरे ने किया था 1935 में। कब किए थे, 1935 में। टैट की स्टेब्लिश काम करने का काम जो है मार्गन और मुरे ने किया था। कब किया था, मार्गन और मुरे ने किया था। कब किया था, 1935 ईस्वी में। ठीक है। 1935 में जो है मार्गन और मुरे ने टैट जो व्यक्तित्व मापन परीक्षण है इसका किया था। इसका नाम प्रासंगिक अंतर्बोध भी दे सकता है हिंदी में। अगर आपको प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण दे तब भी वह व्यक्तित्व मापन परीक्षण है, आपको ध्यान रखना है। टैट हुआ, कैट हुआ, ये सब व्यक्तित्व मापन है। और इसको स्टेबिलिश का काम मार्गन और मुरे ने किया था 1935 में। ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बात सही होगा, राइट जवाब होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कि व्यक्तित्व मापन सबसे अच्छी विधि क्या है। 65 कह रहा है कि व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि जो होती है प्रक्षेपण विधि, या क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी अच्छे से देखा था, तो इनको आपको ध्यान में रखना है कि व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि क्या है, प्रक्षेपण विधि होती है। इसमें वस्तुनिष्ठ भी विधि होती है, लेकिन सबसे अच्छी विधि क्या है, प्रक्षेपण विधि है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सा राइट जवाब होगा 65 का। आइए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है
कि मनोविश्लेषण उपागम का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसमें देखिए ऑप्शन सा दिया है, लेकिन ऑप्शन सा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे समझ से मनोविश्लेषणवाद जो है, मनोविश्लेषणवाद के पिता भी कहे जाते हैं, किसी को कहे सिगमंड फ्राइड कहे जाते हैं। तो अभी के लिए हम इसमें सिगमंड फ्राइड मान रहे हैं, फिर भी आप इनको एक बार चेक कर लीजिए। हम तो चेक किए थे, हमें हमारे हिसाब से सिगमंड फ्राइड होगा, लेकिन इस पर ऑप्शन नंबर सा दिया गया है, तो जो कि हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखो मनोविश्लेषणवाद के पिता भी सिगमंड फ्राइड को आ जाता है। इन्होंने इड ईगो सुपर ईगो दिया था, लिबिडो की बात किए थे, सेक्सुअल एनर्जी की बात किए थे। तो इसीलिए जो है सिगमंड फ्राइड को मनोविश्लेषणवाद का पिता कहा जाता है। इड ईगो सुपर ईगो की बात करते हैं, तो हमारे समझ से इसमें सिगमंड फ्राइड होगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा ऑप्शन को, ठीक है। तो आइए, इसमें मनोविश्लेषणवाद का उपागम का प्रतिबंध किसने किया था, हम इसमें सिगमंड फ्राइड मान के चलेंगे। आप एक बार इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 का आगे टीएटी टेट, टीएटी टेट, टेट से संबंधित, टेट में से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है। अभी हमने देखा था टेट क्या, मार्गनो मुरे ने दिया था, कब दिए थे, 1935 में दिए थे। अब इससे क्या मापा जाता है, तो व्यक्तित्व मापा जाता है। अभी हमने दिया था, इसी को हिंदी में प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहा जाता है, ठीक है। तो टेट से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है, तो व्यक्तित्व मापा जाता है। इसको किसने दिया था, मार्गनो मुरे ने दिया था, कब दिया था, 1935 में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। स्पिंगर ने कितने प्रकार से व्यक्तित्व बताए हैं। स्पिंगर ने जो है, स्पिंगर मनोवैज्ञानिक ने जो है कितने प्रकार से व्यक्तित्व बताए हैं, ठीक है, कितने प्रकार से व्यक्तित्व बताए हैं। तो उन्होंने बताया 6 प्रकार से। कितने प्रकार से, 6 प्रकार से। स्पिंगर ने जो है कितने प्रकार से बताया है, 6 प्रकार से। व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं, 6 बताए हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि स्पिंगर ने जो है कितने प्रकार से व्यक्तित्व बताए हैं, तो 6 प्रकार से। इन्होंने जो है बेस ऑन सोशल रिडक्शन थ्योरी दी थी, सामाजिक प्रतिक्रियाओं पर आधारित थ्योरी दी थी इन्होंने, और इन्होंने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। फिर हमें टेट संबंधित क्वेश्चन आया, कहा गया टेट टीएटी टेट परीक्षण की कार्ड संख्या कितनी होती है। कार्ड संख्या कितनी होती है, 10 + 10 + 10 मतलब 30 होती है, ठीक है। इसमें कार्डों संख्या कितनी होती है, 30 होती है। इसने किसने दिया था, मार्गनो मुरे ने दिया था, कब दिया था, 1935 में, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। हम इसीलिए बार बार इसको जो है बताते हुए चल रहे हैं, जिससे आपको भूले ना, ठीक है, कि किसने क्या दिया था, किसने क्या नहीं दिया था। इसको आपको अच्छे से ध्यान करते हुए। तो टेट परीक्षण की कार्ड संख्या कितनी होती है, 10 + 10 + 10 यानी 30 होती है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, क्योंकि समय कम है, अच्छे से उनको देखते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है। फिर वही क्वेश्चन आया, व्यक्तित्व का मापन कौन करता है, तो टेट करता है, हमें सब पता है। इसको ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कहा गया सीखना विकास की प्रक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। या परिभाषा आपको एग्जाम में दिखाई भी देगी कि सीखना क्या है, विकास की प्रक्रिया है। सीखना क्या है, विकास की प्रक्रिया है। या किसने दिया था, वुडवर्थ ने दिया था। वुडवर्थ ने कहा था कि सीखना क्या है, हमारे विकास की प्रक्रिया है। अगर वहीं आप स्किनर की परिभाषा थोड़ी ध्यान देंगे, तो स्किनर कहते हैं कि सीखना क्या, अधिगम क्या है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, अधिगम क्या है, व्यवहार में, आपके व्यवहार में उत्तरोत्तर, जैसे भी आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं, उसी प्रकार जो आप क्या करते हैं, अपने व्यवहार में क्या करते हैं, उत्तरोत्तर सामंजस्य बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया किसने कहा था, स्किनर ने कहा था। और वुडवर्थ कहते हैं कि सीखना क्या है, सीखना क्या है, विकास की प्रक्रिया है। आप जब कुछ सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो आपका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और वहीं क्रो है, क्रो की परिभाषा आप थोड़ा ध्यान देंगे, तो क्रो कहते हैं कि अधिगम क्या है, अधिगम ज्ञान, आदत एवं आवृत्तियों का अर्जन है। क्या करते हैं कि अधिगम के द्वारा हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, आदत ग्रहण करते हैं, और आवृत्तियों का क्या करते हैं, अर्जन करते हैं, ठीक है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि अधिगम ज्ञान आत्म आवृत्तियों का अर्जन है। स्किनर कहते हैं उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ठीक है। और आप थॉर्नडाइक को जान ही रहे हैं, थॉर्नडाइक ने जो है सीखने संबंधित 3 प्रमुख नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे। अच्छा, 3 प्रमुख कौन नियम दिए थे, हमने पिछले वीडियो में बताया था, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ठीक है। 3 प्रमुख नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 71 में आपसे पूछा जाए कि सीखना विकास की प्रक्रिया परिभाषा कितनी दी थी, वुडवर्थ ने दिया था। ऑप्शन नंबर आ हमारा राइट जवाब होगा, ठीक है। फिर भी जो आपको परिभाषा बता रहे हैं उनको आपको अच्छे से एक बार सुनना है, और 1-2 बार आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कहा गया है कि निम्न में से सीखने की विशेषता नहीं है।
निम्न में से सीखने की विशेषता नहीं है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सीखने की विशेषता नहीं बताता है? तो सीखना क्या है? एक अनुकूलन है। सीखना क्या है? अनुकूलन है। आप जब भी कोई चीज़ सीखते हैं तो अपने समाज में या अपने वातावरण में क्या करते हैं? अनुकूलन स्थापित करते हैं, सामंजस्य स्थापित करते हैं। और वह सीखना कैसा होता है? विवेकपूर्ण होता है। आप तो निरर्थक सीखते नहीं, जो आपको विवेक में, जो आपके दिमाग से सीखते हैं, ठीक है? सीखना एक उद्देश्यपूर्ण भी होता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक किसी न किसी उद्देश्य से कर रहे हैं, या आप कोई भी काम सीखते हैं तो क्या करता है? कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो यह क्या है? सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है, विवेकपूर्ण होता है, आप दिमाग से ही सीखते हैं। और क्या करते हैं? सीखने से आप समाज में या वातावरण में क्या करते हैं? अनुकूलन स्थापित करते हैं। लेकिन ये सीखना क्या है? सहज व्यवहार है। सीखना सहज व्यवहार नहीं होता, सीखना सहज व्यवहार नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर स हमारा राइट जवाब, इसमें नहीं पूछा गया तो क्या नहीं है? यही सा ऑप्शन सही है, ठीक है? सीखना सहज व्यवहार नहीं है। बाकी सीखना अनुकूलन भी है, विवेकपूर्ण भी है, उद्देश्यपूर्ण भी है, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कहा गया सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्या कारण कारण क्या है? तो यह रिपीटेड क्वेश्चन, हमने इससे पहले भी क्वेश्चन इसको देख लिया। तो क्या है? प्रेरणा है। क्या है? प्रेरणा है। जब तक आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, जब तक आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तब तक कैसे आप प्रभावित तरीके से सीखेंगे? नहीं सीख पाएंगे। तो प्रेरणा क्या होती है? आप सीखने की गति प्रदान करती है। प्रेरणा से ही आदमी कोई वस्तु को तब तक सीखता है जब तक कि उसको जो है वह पूरा तरीके से सीख नहीं लेता। इसलिए जो इसके चक्र चलते हैं, चक्र में आप थोड़ा-सा भी अगर ध्यान देंगे तो ये एक हमने एक फ़ॉर्मूला भी बनाया है, NDA GAR। जैसे एन मतलब होता है नीड, जब आपको आवश्यकता होती है तो आप उसके बारे में कुछ सीखते हैं, फिर ड्राइव करते हैं, फिर आपके अंदर अराउजल जगेगा, आग जगेगी, फिर उसको जो है प्राप्त करेंगे। और जब तक उसका रिडक्शन नहीं हो जाए, जब तक उसको खत्म नहीं हो जाएगी, तब तक आप उसको बने रहेंगे। इसमें आपको उस चक्र को नहीं याद करना है, सीखना है। ध्यान देना, सिर्फ आपको इसमें यह ध्यान देना है कि सीखना को प्रभावित करना सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो प्रेरणा है। प्रेरणा भी और रुचि दोनों होती है, लेकिन इसमें सबसे प्रभावित क्या कारण? प्रेरणा है। अगर आपके अंदर कोई रुचि भी है लेकिन आप मोटिवेटेड नहीं है तो आप उतने अच्छे से नहीं सीख सकते हैं, ठीक है? तो सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो है प्रेरणा, मोटिवेशन, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। मोटिवेशन के बारे में हमने और अच्छे से बताया है, तो आप उसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हमने बताया है, ठीक है? तो आप उसको अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा, देख लीजिएगा पिछला वीडियो। फिर कहा गया 74 में कहा गया करके सीखना, करके सीखना, ठीक है? सीखने की महत्वपूर्ण विधि है। किसने कहा था? करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। आप जो कुछ करते हैं अपने हाथ से, या बालक जब कुछ, मान लीजिए बालक कोई खिलौना लिया, उसको फिर तोड़ कर फिर उनको अलग अलग करके फिर इकट्ठा कर बना रहा है, या कोई चीज़ स्वयं करके सीख रहा है, किसी की सहायता नहीं ले रहा है, या शायद सहायता भी ले रहा है तो थोड़ी, जहाँ उसको अटक रहा है या जहाँ उसको दिक्कत हो रही है वहाँ पर सहायता ले रहा है। तो करके सीखना क्या होता है? हमारे दिमाग में स्थायी होता है। अब ये कहा गया फ्रोबेल, फ्रोबेल नहीं, किंडरगार्टन की बात भी की है उन्होंने, जो खेल स्कूल की बात की है। तो करके सीखने की बात ज़्यादातर जोर देते हैं फ्रोबेल जो है, और फ्रोबेल ने ही किंडरगार्टन विद की बताया है। इसीलिए आजकल देखेंगे स्कूलों में, जो छोटे स्कूल हैं, जूनियर प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें जो है करके सीखने पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है। उनको जो है स्वयं करने के लिए उनको एक माहौल दिया जाता है एक अच्छे से, जिससे उस माहौल में वो रह कर अच्छे से जो कुछ नया करें, कुछ अच्छे से सीखें, ठीक है? तो करके सीखने की सबसे महत्वपूर्ण विधि किसने किसने कहा है? तो फ्रोबेल है। फ्रोबेल इसमें हो जाएंगे, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कहा है सीखने की सही परिभाषा क्या है? सीखने की सही परिभाषा क्या है? तो सीखना क्या? अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अगर अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा ही तो हम सीखते हैं कुछ ना कुछ, और वह व्यवहार में कैसा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। कैसा? स्थायी परिवर्तन। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको जो है थोड़ी देर के लिए बुखार हो गया, बुखार होने से आपके हाव भाव या आपके सीखने में परिवर्तन आ गए, तो वह अधिगम नहीं है, वह सीखना नहीं है। क्या होना चाहिए? स्थायी परिवर्तन है। जैसे मान लीजिए जब बालक रसोई में माँ के पास बैठता है, और माँ जो बार बार रसोई में माँ के पास बैठता, और वह जो है रसोई में जो चूल्हा होता है, चूल्हे में हर बार जो है अंगुली डालने का प्रयास करना, आग की लपट के पास जाने का प्रयास कर रहा है, और माँ जो है उनको बार बार रोक रही कि वहाँ पर मत जाओ, उसमें मत उंगली करो, हाथ मत डालो, जल जाओगे। लेकिन बच्चा तब तक नहीं मान जा जब तक उसको टच करके या उससे छूकर नहीं देख लेता। लेकिन जैसे ही उसने लपक की छूता है और उसे जलन महसूस होता है, तो उसके व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है, और वह कभी भी जो है उसको
लव को छूने का प्रयास नहीं करता है, तो क्या होता है, यह परिवर्तन अस्थायी हो जाता है उसके दिमाग में, यह फिट हो जाता है कि हम उसको छुएंगे लपक को तो जल जाएंगे। तो क्या होगा, यह सीखना होगा, यहाँ से उसे एक सीख मिलती है, तो यह उस लपक को नहीं छूना है। तो इसकी क्या हो गया, उसके व्यवहार में क्या हो गया, स्थायी परिवर्तन हो गया। तो सीखना क्या है, सही परिभाषा, सीखने का अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन ही सीखना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कहा गया है, सीखने का नियम। सीखने का नियम किसने दिया था, सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। क्या क्या नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे मुख्य। कौन कौन सा, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम, और 5 गौण नियम दिए थे। तो ठीक है, सीखने का नियम किसने दिए थे, थॉर्नडाइक ने दिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट जवाब होगा। ठीक है, पावलोव अगर बात करेंगे तो पावलोव जो है उन्होंने कुत्तों पर प्रयोग किया था। ठीक है, और स्किनर बॉक्स बनवाए थे, स्किनर जो है चूहों पर और कबूतरों पर प्रयोग किए थे स्किनर ने जो है अधिगम के लिए। तो इसमें पूछा गया सीखने का नियम पदबंध किसने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान रखते चलता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। वही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या है, अधिगम है। अधिगम है हमारा, क्या है, अधिगम है। ठीक है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या है, अधिगम है। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कहा गया है कि किसी विषय, क्या है, किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है। पहले इसको अच्छे समझ लीजिए। कह रहा है किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। कैसे कहलाता है, आप थोड़ी देर के लिए इसको समझिए। मान लीजिए कि आप 4 व्हीलर चलाना सीख गए, 4 व्हीलर चलाना सीख गए, और उस 4 व्हीलर चलाने सीखने से ही आप देख रहे हैं कि आप ट्रक भी चला ले रहे हैं, बस भी चला रहे हैं। तो क्या हुआ, जो आपने 4 व्हीलर जो आप मान लीजिए आप बोलेरो या कार चलाना सीखे, तो उसका प्रयोग आप ट्रक और बस चलाने में भी प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या हो रहा, यहाँ पर जो आप सीखे थे, जो बोलेरो चलाने में सीखे थे, उसका ज्ञान का प्रयोग आप ट्रक चलाने में भी प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अधिगम क्या हो रहा है, अंतरण हो रहा है, अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है। एक जगह सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह भी आपको उपयोग कर रहे हैं, तो क्या है, अधिगम स्थानांतरण। जैसे बालक छोटा बड़ा जब सीख जाता है तो उसका प्रयोग वह वाक्यों को पढ़ने में भी करता है, मात्रा लगा के पढ़ने में भी यूज करता है। तो इससे क्या होता है, अधिगम का स्थानांतरण होता है। जैसे वह पहाड़ा सीख जाता था तो पहाड़ा का प्रयोग जो है गुणा में भी करता है, भाग में भी करता है, तो उससे क्या होगा, अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 78 क्या होगा, 10 सही होगा। इसमें कहा गया किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान जो आपने पूर्व पहले सीखा है, उसको अन्य किसी माहौल में या अन्य किसी परिस्थिति में उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या है, अधिगम का स्थानांतरण है। आइए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है प्रेरणा के प्रकार हैं। तो मोटिवेशन के प्रकार पूछ रहे हैं आपसे कि प्रेरणा के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो प्रेरणा 2 प्रकार का होता है। एक तो आप देखेंगे सकारात्मक प्रेरणा, और एक होता है नकारात्मक प्रेरणा। उससे पहले आप जानिए कि एक आंतरिक प्रेरणा होती है। क्या प्रेरणा कितनी प्रकार, 2 प्रकार होती है। एक आंतरिक प्रेरणा, जैसे आप कोई काम करने के लिए स्वयं मोटिवेट हैं, किसी कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं देख रहे हैं या किसी के कहने से वह काम नहीं कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं, स्वयं मोटिवेट हैं, अपने अंदर से ही मोटिवेट हैं, तो होता आंतरिक प्रेरणा। और बाह्य प्रेरणा क्या होता है कि मान लीजिए आपको कोई पुरस्कार दे देगा, कोई दंड दे देगा, या किसी निंदा के वश से काम कोई कर रहे हैं, या प्रशंसा के वास्ते कर रहे हैं कोई काम, तो क्या होगा, बाह्य प्रेरणा। जैसे बच्चा जब खुद से मोटिवेट हो कोई काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उसे कहते हैं आंतरिक प्रेरणा। और वही बच्चा जब पुरस्कार के लोभ से या दंड से बचने के लिए, मार खाने से बचने के लिए कोई काम कर रहा है, होमवर्क पूरा कर रहा है, तो क्या होगा, बाह्य प्रेरणा होगा। ठीक है, तो देखिए आंतरिक प्रेरणा जो होता है वह सकारात्मक होता है, और वह काफ़ी समय तक चलता है। जब आप खुद से कोई काम करने के लिए खुद से मोटिवेट होते हैं तो वह ज़्यादा समय तक चलता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव प्रेरणा। और एक होता है बाह्य प्रेरणा, जो नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि जब तक आप पुरस्कार या दंड के बस में होंगे तभी तक काम करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। तो प्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य प्रेरणा। ठीक है, इसमें आप हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का है प्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास है। क्या है, सजीव प्रयास।
प्रेरणा का तात्पर्य क्या है? सजीव प्रयास है। यह कथन किसका है? एवरिल का है। किसका है? एवरिल का है। एवरिल ने कहा है कि प्रेरणा क्या है? एक सजीव प्रयास है। आप किसी जब मोटिवेशन होता है आपके अंदर, तो आप क्या करते हैं? कोई न कोई काम करने का प्रयास करते हैं अच्छे से, तो वह सजीव प्रयास है, निर्जीव नहीं सजीव। आप अंतर्मन से, अपने तन मन धन से जो है प्रयास करते हैं, तो उसे कहते हैं सजीव प्रयास। ठीक है, तो प्रेरणा क्या है? सजीव प्रयास, एवरिल ने कहा है। आइए 81 क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में कहा गया है कि व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति, व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है। व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है, तो यह क्या है? अभिप्रेरणा है। अब प्रेरणा मोटिवेशन तो ये है, मोटिवेटेड रहेंगे तो आप तो कोई कार्य करेंगे, अगर नहीं मोटिवेटेड रहेंगे तो नहीं करेंगे। इसलिए तो अब प्रेरणा के कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार बताए। कौन कौन से? सकारात्मक और नकारात्मक। उसमें भी कौन? आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है? सकारात्मक होती है, और बाह्य प्रेरणा क्या होती है? नकारात्मक होती है। तो व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने तो और अथवा ना करने के लिए बाध्य होता है, तो क्या है? अभिप्रेरणा ही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कहा गया है, कहा गया स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। स्मृति, मेमोरी एक आदर्श पुनरावृत्ति है। यह कथन किसका है? कह रहे हैं स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। यह कथन किसका है? यह कथन स्काउट का है। किसका है? स्काउट का है। देखिए, आपके दिमाग में या मेमोरी में जो भी डाटा इंक्लूड है, जो भी डाटा है, उसका हम क्या करते हैं? पुनरावृत्त करते हैं, और एक सिस्टमेटिक ढंग से पुनरावृत्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी बालक, देखिए जब कोई चीज़ अच्छे से समझ जाता है, उसके मेमोरी में वह चीज़ फीड हो जाती है, तो वह सिस्टमेटिक ढंग से उसको दोबारा बताता है अच्छे से। तो क्या है? स्मृति क्या है? एक आदर्श पुनरावृत्ति है। इसका कथन किसका? स्काउट का है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। ये क्वेश्चन में कहा है 83 का, स्मृति का अंग नहीं है। इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन स्मृति का अंग नहीं है? तो स्मृति मतलब होता है सीखना। स्मृति का सीखना भी अंग है। धारण करना, हम जो कोई चीज़ पढ़ते हैं उसको अपने दिमाग में धारण करते हैं, मेमोरी में धारण करते हैं, उससे जो है हम पहचान भी करते हैं कि यह क्या क्या सही है, क्या गलत है, या हमारे स्मृति मेमोरी से है। लेकिन चिंतन क्या है? चिंतन तर्क क्या है? रीजनिंग है। तर्क संबंधित चिंतन क्या है? तर्क से संबंधित है, रीजनिंग से संबंधित है, मेमोरी से संबंधित है। ये सीखना, धारण करना, पहचान करना क्या है? मेमोरी से संबंधित है। और चिंतन क्या है? तर्क से संबंधित, रीजनिंग से संबंधित। ठीक है, ये हमारे कॉग्निटिव से संबंधित, संज्ञान से संबंधित है चिंतन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कहा गया है, कहा गया ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व धारण याद किए गए सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। कह रहा ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण, मतलब पहले से जो आप याद किए हुए हैं, या पहले से जो आप समझे हुए हैं, पहले से जो आप पढ़े हुए हैं, याद किए गए सामग्री को पुनः स्मरण करने में, पूरा याद करने में असमर्थ हो जाता है, तो क्या है? विस्मरण है। आप कोई चीज़ भूल गए हैं, मान लीजिए आप कोई पहले कोई किताब पढ़े हैं या कोई चीज़ पढ़े हैं, उसको आपके दिमाग में या दिलो दिमाग में आप उसको याद नहीं कर पा रहे हैं, विस्मरण हो गए हैं, तो क्या है? वो तो विस्मरण ही है, तो असमर्थ हो रहे हैं, तो यह क्या है? विस्मरण है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। किसने कहा था? कह रहे हैं सांख्यिकी क्या है? गणना का विज्ञान है। तो इसे कहा था बाउले ने। बाउले ने कहा कि परिभाषा दी थी कि सांख्यिकी क्या है? गणना का विज्ञान है। हम इसमें क्या करते हैं? डाटा को जो इकट्ठा करते हैं, इसमें माध्य माध्यिका बहुलक निकालते हैं जो है, तो और श्रेणी बनाते हैं। तो सांख्यिकी क्या है? उसमें हम कैलकुलेशन का काम करते हैं। तो सांख्यिकी क्या है? गणना का विज्ञान है। ठीक है, तो किसने कहा था? बाउले ने किया था। ऑप्शन नंबर 7 सही होगा 85 के। आइए 86 क्वेश्चन देखते हैं। 86 कह रहा है सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। सांख्यिकी का जन्मदाता अनेक अकेनवाल को कहा जाता है। अकेनवाल को क्या कहा जाता है? सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको ध्यान रखना है। सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है अकेनवाल को। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 क्वेश्चन कह रहा है कि सांख्यिकी चित्रलेखों द्वारा आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की विधा को विकसित किया था। फिर से एक बार समझेंगे। कह रहा है चित्रलेखों द्वारा आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण
आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की विधा को विकसित किया था। चित्रलेखों द्वारा। आप चित्र देखकर या कोई इमेज देखकर बच्चे कैसे आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। मान लीजिए देखिए, आप देखेंगे प्राइमरी की किताबों में तो वहाँ पर तितली के 2 3 4 ठे बना देंगे तितली, उसमें बीच में प्लस का चिन्ह दे देंगे, बताएंगे कितनी तितलियाँ हैं। तो बच्चे जोड़ेंगे 1 2 3, अच्छा 3 तितलियाँ हैं। जैसे अब देखिए बच्चे से कहते देखेंगे प्राइमरी की किताब में तो एक मान लीजिए यहाँ पर कोई मोटू बना दिए, तितली बना दिए, फिर एक और बना दिए, फिर एक और बना दिए, और उसमें जो प्लस का चिन्ह लगा देंगे बीच में सब में, और कहेंगे कितनी तितलियां हैं। तो बच्चा गिनेगा 1 2 3, तो यहाँ पर कहेगा 3 तितलियां हैं। तो क्या कर रहे हैं, चित्रों के माध्यम से आंकड़ों क्या कर रहे हैं, प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। देखिए चित्र के माध्यम से, इमेज के माध्यम से आंकड़ों को क्या कर रहे हैं, प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। तो इस ये क्या है, विकसित किया था किसने, ओटे न्यूरक ने। किसने, ओटो न्यूरक ने, न्यूरक ने। किसने किया था, ओटो न्यूरक ने। ऑप्शन नंबर बा हमारा राइट जवाब होगा। चित्रलेखों द्वारा आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की विधा को विकसित किसने किया था, ओटो न्यूरक ने, डॉक्टर ओटो न्यूरक ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बा राइट जवाब होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या आ गया है, क्वेश्चन नंबर 88 अच्छे से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कहा गया है, कह रहा कौन सा माध्य स्थिति माध्य है, कौन सा माध्य स्थिति माध्य है। तो हमारा इसमें कौन सा जवाब होगा, माध्यिका। माध्यिका बहुलक होता है, आपको सभी पता होगा। कह रहा कौन सा माध्य स्थिति माध्य है, तो माध्यिका। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, जहाँ पर आप क्वेश्चन को हल करने लायक हुआ हम आपको जरूर बताएंगे। श्रेणी का प्रत्येक पद गणना में सम्मिलित होता है। श्रेणी का प्रत्येक पद जो है गणना में सम्मिलित होता है। तो इसमें समांतर माध्य में, क्योंकि समांतर माध्य जो होता है उसमें श्रेणी का सभी पद गणना में सम्मिलित होता है। अगर वहीं देखेंगे बहुलक में जो अधिक बार आता है उसी को बहुलक कहते हैं। तो बहुलक जैसे जो अधिक बार आएगा उसी को हम लेंगे, सब तो सम्मिलित होगा नहीं। माध्यिका में भी सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि n+1 करते हैं n/2, फिर n/2 + 1वां पद निकालते हैं, तो इसमें भी हर पद सम्मिलित नहीं होते हैं। लेकिन समांतर माध्य में क्या करते हैं, सभी संख्याओं का योग करते हैं, बटे सभी संख्याओं, जितनी भी संख्या होती है उसे भाग देते हैं। संख्याओं की अंकों के जैसे सभी संख्याओं का करेंगे। समांतर माध्य क्या करते हैं, समांतर माध्य क्या करते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और देखेंगे कितनी संख्या है उनसे भाग करेंगे। ठीक है, तो वही कह रहा कि श्रेणी का प्रत्येक पद गणना में सम्मिलित होता है, समांतर माध्य में, बहुलक और माध्यिका में नहीं होता। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में एक न्यूमेरिकल दिया गया है, इसको हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 कहा कि यदि 3 4 x और 8 की माध्यिका 5 है तो x का मान बताना है। ठीक है, माध्यिका क्या है, 5 दिया, हमें माध्यिका दिया है। तो पहले आप ऐसे क्वेश्चन को पहले देखिए क्या कह रहा माध्यिका है, और माध्यिका में दिया गया कितना, 5। ठीक है, तो हम सब एक फार्मूला जानते हैं, पहले इनको पदों को गिनिए, कितने 1 2 3 4 हैं, कितने 1 2 3 4 हैं। तो n बराबर कितना हुआ, हमारा हुआ 4। n बराबर कितना हुआ, n बराबर हुआ 4। ठीक है, अब n क्या है, n बराबर संख्याओं की संख्या है, तो संख्या कितनी, 4। 4 क्या है, सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो इसका एक फार्मूला होता है, n/2 वां पद, n/2 वां पद। ठीक, और प्लस n/2 + 1 वां पद। ठीक है, और पूरे का बटा कितना होता है, पूरे का बटा होता है 2। ठीक है, पूरे का कितना बटा होता है, पूरे का बटा 2 होता है। तो n क्या है, 4 है, तो 4/2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 4/2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 2, यानी कि 2वां पद। ठीक है, 2वां पद। और n/2 + 1 करेंगे तो n मतलब क्या हो, n का मतलब 4 है, 4 में 2 से भाग करेंगे तो आएगा 2, और एक जोड़ देंगे इसमें क्योंकि एक प्लस है, तो 2 1 3, यानी 3वां पद प्लस 3वां पद, 3वां पद, 3वां पद। ठीक है, यानी दूसरा पद और तीसरा पद लेना है। ठीक है, और पूरे का क्या करना है, बटे 2 करना है जोड़कर। ठीक है, तो पूरे का क्या करना है, बटे 2 करना है जोड़िए। ठीक है, तो आइए इसमें गिनिए, देखिए दूसरा पद कौन सा है, पहला दूसरा क्या है हमारा, 4 है। क्या है दूसरा हमारा, 4 है। क्या है दूसरा, 4 है। और देखिए दूसरे के बाद क्या है, तीसरा पद क्या है, तीसरा पद हमारा क्या है, +x है। देखिए पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा क्या है, +x कर देंगे, x है, और बटे इसका 2 कर देंगे। ठीक है, और बराबर कितने ही दिया है, माध्यिका में 5 दिया है, तो 5 कर देंगे इधर। ठीक है, बराबर माध्यिका बराबर 5 दिया है, तो 5 से 2 में गुणा कराएंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, और 10 में से इधर जो 4 है इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो बचे कितना, 10 में से -4 करेंगे तो आएगा। अच्छा, ठीक है, थोड़ा समझने में इसमें दिक्कत हो रही है क्योंकि लिखने में
स्पेस कम है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से हम बता रहे हैं, एक बार इनको अच्छे से समझ लीजिए, हम बता रहे हैं समझ लीजिए, ठीक है, ठीक है, फार्मूला जो है अच्छे से समझ लीजिए, हम आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं, 1 मिनट रुकिए, समझ लीजिएगा। देखिए इसमें जब माध्यिका आपसे पूछे तो आप चेक करिए कि माध्यिका में जो है सम है कि विषम। तो हमने देखिए यहाँ पर गिना 3 4 8 3 4 x और 8 क्या है, 4 संख्या हुई, 4 संख्या हुई तो यानी 4 क्या है हमारा सम है। अगर सम है तो इसका माध्यिका का फार्मूला होता है n/2 वह पद प्लस n/2 प्लस 1 वह पद और बटे में पूरा क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब n कितना हमारा 4 था, 4 रखेंगे 4/2 करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें कितना 2 मिलेगा, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया, ठीक। अब ऐसे ही n/2 प्लस 1 करेंगे तो n/2 करेंगे, n/2 करेंगे तो n मतलब 4, 4/2 करेंगे 2 आएगा, और 2 में 1 जोड़ देंगे यहाँ पर जो 1 है तो क्या हो जाए 3 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 3 लिख दिए। यानी कि दोवां पद प्लस तीनवां पद, बीच में प्लस था, प्लस दोवां पद प्लस तीनों पद और पूरे का बटे कितना 2। तो दोवां पद कितना है, दोवां पद हमारा 4 तो है, दो पद क्या है हमारा, दोवां पद हमारा 4 है, ठीक। दूसरा पद क्या है हमारा 4 है, यहाँ पे देखिए दूसरा पद क्या है 4 है, और तीसरा पद क्या है x है, तो हमने यहाँ लिख दिया 4, यहाँ देखिए यहाँ पर 4 लिख दिया और यहाँ पर x लिख दिया, 4 प्लस x और पूरे का बटे 2 था, पूरे का बटे 2 कर दिए, और बराबर हमें माध्यिका कितने दिए, माध्यिका दिए गए 5, ठीक है, माध्यिका दिए गए 5। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना के 10, तो यहाँ पर 10 लिख दिया, और यहाँ पर 4 है, 4 यहाँ कर घट जाएगा, 10 माइनस 4 करेंगे बराबर कितने आएगा 6 आ जाएगा। तो हमारा 6 ऑप्शन नंबर 6 यहाँ है, तो हमारा जो है सही होगा। इस क्वेश्चन को हम अलग से जो है छोटे से वीडियो में इसको हम अच्छे से अलग से आपको बता देंगे, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना, एक बार देख लीजिए, हम इसको शॉर्ट वीडियो में जो है आपको अच्छे से करके दे देंगे, ठीक है। फिर भी आज इसको यहाँ से देखते हुए चलिए, ठीक है, एक बार समझते हुए चलिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 92 को हम जो है नोटबुक और पेन पे जो है इसको करके जो सॉल्व करके शॉर्ट वीडियो में एक हम दे देंगे इसको। इसमें एक फार्मूला भी होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, उसी फार्मूले पे लगेगा, जिसको हम जो है शॉर्ट वीडियो में एक क्वेश्चन को करके जो है दोनों क्वेश्चन को जो है ऊपर का एक समांतर मास से जो क्वेश्चन था और नीचे का, इसको हम शॉर्ट वीडियो में दे देंगे, और इसको आप देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर बनेगा, ठीक है। माध्यिका का और जो है बहुलक का और समांतर माध्यिका दोनों का, तीनों को हम दे देंगे शॉर्ट वीडियो में, 3 वीडियो में, ठीक है। तो आप इनको छोटे छोटे वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आपको हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद हम 93 क्वेश्चन से नेक्स्ट करेंगे, और इसको हम धीरे धीरे एक वीडियो में जो है ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आप जहाँ भी कहीं समझने में दिक्कत हुई हो, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए, उनको हम शॉर्ट वीडियो में जो है आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारे चैनल बनने के लिए आपको बहुत धन्यवाद, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।